Hello everyone, and you're welcome to my channel Har Ghar English. Okay, now discuss new classical age. Question number third. Explain the characteristic of new classical age. जैसा कि आप जो स्टूडेंट्स एमए सेकंड सेमेस्टर के हैं वो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि आपका जो फर्स्ट पेपर का थर्ड टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ न्यू क्लासिकल एज। तो आज हम आपके साथ इसी न्यू क्लासिकल एज के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल। ओके, आंसर। The new classical age, approximately 1660 1798 in English literature. अंडरस्टूड? न्यू क्लासिकल एज लगभग 1660 से 1798 के बीच में इंग्लिश लिटरेचर में कही गई। ऑल्सो कॉल्ड द एज ऑफ रीज़न और द अगस्टन एज। इसी एज को एज ऑफ रीज़न और अगस्टन एज भी बोला गया। रिफ्लेक्ट्स ए पीरियड मार्क्ड बाई ए रिवाइवल ऑफ क्लासिकल आइडियल्स ऑफ ऑर्डर, लॉजिक एंड रिस्ट्रेंट। इसके ऊपर इस पीरियड के ऊपर सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्शन था उस टाइम के क्लासिकल आइडियाज़ का और क्लासिकल आइडियल्स का, और ख़ास तौर से था लॉजिक यानी तर्क का और रिस्ट्रेन का। तो उस टाइम पर इस एज पर जो रिफ्लेक्शन पीरियड रहा या जिस पीरियड का इसके ऊपर सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्शन था वो था रिवाइवल ऑफ क्लासिकल आइडियल्स ऑफ ऑर्डर, लॉजिक एंड रिस्ट्रेन। ये आपको टर्म्स इंग्लिश में ही याद करनी होंगी, इनकी कोई हिंदी नहीं होती। ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर में कुछ टर्म्स ऐसी हैं जिनकी इंग्लिश ही होती है, उनका हम हिंदी में नहीं कर सकते ट्रांसलेशन। अंडरस्टूड? नेक्स्ट है मैन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ न्यू क्लासिकल एज। मुख्य जो हमारी मतलब विशेषताएं हैं न्यू क्लासिकल एज की, उनके बारे में देख लेते हैं। नंबर 1, एम्फेसाइज ऑन रीज़न एंड लॉजिक। एम्फेसाइज आप जानते हैं जोर देना, तो रीज़न एंड लॉजिक पर ज़्यादा जोर दिया गया। एक्सप्लेनेशन, न्यू क्लासिकल राइटर्स वैल्यूड रीज़न, इंटेलेक्ट एंड रैशनैलिटी ओवर इमोशन एंड इमेजिनेशन। They sought clarity, balance and order in their works. मतलब क्या कहा जा रहा है कि न्यू क्लासिकल राइटर्स जो थे उनकी वैल्यू इसलिए थी क्योंकि वो जब कोई भी अपना वर्क करते थे तो उसके पीछे उसका रीज़न, अपनी इंटेलेक्चुअलिटी के साथ, रैशनलिटी के साथ, अपने इमोशन, अपने इमेजिनेशन, इन सब की ज़रूर वो एक्सप्लेनेशन देते थे। दे सॉट क्लैरिटी, और दूसरी बात ये थी कि उनके जो विचार होते थे वो हमेशा एकदम क्लैरिटी, बैलेंस के साथ और अपने वर्क में कहीं ना कहीं वो एक ऑर्डर बना करके चलते थे, जिसकी वजह से इसे रीज़न एंड लॉजिक एज भी कहा गया। एग्जाम्पल, अब इसमें हम एग्जाम्पल देखेंगे कि उस टाइम के एग्जाम्पल या उस टाइम के राइटर हमारे पास कौन कौन से हैं। Alexander Pope's An Essay on Man explores philosophical ideas and human nature through logical arguments, emphasizing reason as a guiding principle. जिन बच्चों ने ये यूजी अपनी क्लास में अलेक्जेंडर पोप का एन ऐसे ऑन मैन पढ़ा होगा वो ये अच्छे तरीके से जानते होंगे कि ये एक फ़िलासफ़िकल पोएम है। इसमें पूरी तरीके से मतलब जो है एक इंसान के ऊपर बात की गई है कि किस तरह वो मनुष्य अपने ईश्वर से जुड़ा है, किस तरह वो ईश्वर से अपनी बातें बता रहा है, अपनी बातें शेयर कर रहा है। तो इसलिए एक फ़िलासफ़िकल आइडिया है। तो उस टाइम पे क्या था, जब न्यू क्लासिकल एज थी तो ये अलेक्जेंडर पोप एक फ़ेमस और पॉपुलर ऑथर थे उस टाइम के, और इन्होंने फ़िलासफ़िकल आइडियाज़ को लेकर, ह्यूमन नेचर को लेकर के लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स किए हैं भगवान के साथ में। तो एम्फेसाइजिंग रीज़न एज ए गाइडिंग प्रिंसिपल, और फिर लास्ट में जोर दिया है ऐसे मनुष्य के उन सिद्धांतों के ऊपर जो कि उसको गाइड कर रहे हैं। तो ये था आपका एम्फेसाइज ऑन रीज़न एंड लॉजिक कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर 2, इमिटेशन ऑफ क्लासिकल आइडियल्स। इमिटेशन कहते हैं किसी भी काम की नकल करना, अनुसरण करना, ठीक है, या अनुकरण करना। इमिटेशन वर्ड आता ही इसलिए है अनुकरण करने के लिए। नंबर 2, इमिटेशन ऑफ क्लासिकल आइडियल्स। क्लासिकल आइडियल्स का इमिटेशन किया गया। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखें। द राइटर्स एडमायर्ड ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर एंड इमिटेटेड देयर स्टाइल्स एंड थीम्स। राइटर्स ग्रीक और रोमन लिटरेचर को बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे थे और उसी को इमिटेटेड, उन्हीं के स्टाइल को, उन्हीं की थीम को, सबको उसी का इमिटेशन कर रहे थे, ग्रीक का एंड रोमन लिटरेचर का। अंडरस्टूड? फोकसिंग ऑन हार्मनी, डिकोरम एंड विट। पूरी तरह ध्यान दे रहे थे उस टाइम के हार्मनी के ऊपर, डेकोरम के ऊपर और उनकी बुद्धिमत्ता यानी उनकी विट के ऊपर। अब उस टाइम के हमारे ऑथर जो फेमस हैं उनके बारे में बात करते हैं। एग्जाम्पल, जॉन ड्राइडेंस। जॉन ड्राइडेंस ने पोएम लिखी थी एब्सलम एंड एक्टोफेल फॉलोज क्लासिकल फॉर्म्स।
इसमें उन्होंने पूरी तरीके से क्लासिकल फॉर्म्स को फॉलो किया, कंबाइनिंग पॉलिटिकल सटायर विद द ग्रैंडियर ऑफ एपिक पोएट्री। और ये एक महाकाव्य कविता है जो कि पूरी तरीके से पॉलिटिकल के ऊपर यानी राजनीति के ऊपर सटायर करते हुए दिखाई गई है। ये कंबाइनिंग उसको किया गया है उससे। तो जॉन ड्राइडन की जो हमारी एक फेमस अगर हम कहें पोएम तो वो है एब्सलम एंड एक्टोफल follows classical forms combining political satire with the grandeur of epic poetry। तो महाकाव्य की कविताओं में इसका अपना एक अलग जगह है और यही वजह है इसे पॉलिटिकल सटायर के रूप में भी देखा गया है। ठीक है, तो दूसरा हमारा कैरेक्टरिस्टिक है इमिटेशन ऑफ क्लासिकल आइडियल्स। थर्ड पॉइंट इज द फोकस ऑन सोसाइटी एंड मॉरलिटी। पूरी तरह केंद्रित किया गया है सोसाइटी पर और मॉरलिटी पर, नैतिकता के ऊपर। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक फोकस ऑन सोसाइटी एंड मॉरलिटी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लिटरेचर ऑफन रिफ्लेक्टेड द वैल्यूज एंड कंसर्न ऑफ सोसाइटी रेदर देन इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस एम्फसाइजिंग मॉरल लेसन्स एंड सोशल डेकोरम। लिटरेचर हमें प्रायः देखने को मिल रहा है ऐसा रिफ्लेक्शन जिसमें वैल्यूज़ हैं, सोसाइटी को लेकर के विचार विमर्श किया जा रहा है और इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस भी वहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। ये है ना, रेदर देन, इसके अलावा इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस एम्फसाइजिंग मॉरल लेसन एंड सोशल डेकोरम। और पूरी तरीके से जोर दिया गया है मॉरल लेसन के ऊपर और सोशल डेकोरम के ऊपर, यानी हमारी जो सोसाइटी के बने हुए नीति नियम कायदे कानून हैं उनके बाहर नहीं जाना, उन डेकोरम को फॉलो करना है। उसी के अकॉर्डिंग उस लिटरेचर पर रिफ्लेक्शन भी पड़ा है। उस टाइम के ऑथर थे हमारे जॉनथन स्विफ्ट। एग्जाम्पल है, जॉनथन स्विफ्ट ने लिखा गॉलिवर्स ट्रेवल्स uses satire to critique human follies, political corruption and social flaws। गुलिवर्स ट्रेवल्स को आप अच्छे से जानते होंगे, जॉनथन स्विफ्ट की ये बहुत ही फेमस इनकी जो है पूरी तरीके से स्टोरी है जिसमें इन्होंने सटायर का यूज़ किया, ह्यूमन नेचर को क्रिटिक भी किया है और जो ह्यूमन की फॉलीज होती हैं उसको भी दिखाया है, पॉलिटिकल करप्शन भी उसमें दिखाया गया एंड सोशल फ्लॉज भी दिखाए गए, यानी सामाजिक बुराइयों को भी उजागर किया गया है। तो जॉनथन स्विफ्ट गुलिवर्स ट्रेवल्स, इसके ऊपर मूवी भी बनी है, आपने देखा होगा, वही है ये। नंबर 4, यूज़ ऑफ सटायर एंड विट। फोर कैरेक्टरिस्टिक है सटायर और विट का यूज़ किया जाने लगा था न्यू क्लासिकल एज में। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सटायर बिकम ए डोमिनेंट फॉर्म एज राइटर्स क्रिटिक सोशल नॉर्म्स, पॉलिटिक्स एंड ह्यूमन बिहेवियर थ्रू शार्प विट एंड ह्यूमर। वो क्या रहा था कि सटायर बिकेम ए डोमिनेंट फॉर्म एज राइटर्स। एक लेखक के रूप में अगर हम देखें तो सटायर जैसे आए तो उन्होंने सोशल के जो मानक थे, जो सोसाइटी के मानक थे, उनको क्रिटिसाइज़ किया, साथ में पॉलिटिकल इश्यूज़ को क्रिटिसाइज़ किया और ह्यूमन बिहेवियर को अपनी बड़ी ही बुद्धिमत्ता और हास्य के साथ में उस सबको दिखाया। तो सटायर किस किस पे हो रहा था उन दिनों? जो डोमिनेंट थे हमारे राइटर वो किसको सटायर कर रहे थे? क्रिटिक सोशल नॉर्म्स को कर रहे थे, पॉलिटिक्स को कर रहे थे, ह्यूमन बिहेवियर को कर रहे थे। लेकिन वो इन सब के करने के बावजूद भी बड़ी ही मतलब एक होता है ना शार्पनेस के साथ, बहुत ही एक तेज़ दिमाग के साथ और ह्यूमर के साथ में इन सब के ऊपर सटायर ला रहे थे। एग्जाम्पल इसका क्या है? अलेक्जेंडर पोप द रेप ऑफ द लॉक satirizes the trivialities of aristocratic life in the form of a mock epic। अलेक्जेंडर पोप की द रेप ऑफ द लॉक सटायर करते हुए दिखाई देती है हमें एरिस्टोक्रेटिक लाइफ के ऊपर, जो कि एक मॉक इपिक फॉर्म में लिखी गई है। इसी क्वेश्चन में आपके बहुत सारे जो बच्चे अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत कुछ इस वीडियो के अंदर है और इस कंटेंट में है, जैसे कि एग्जाम्पल का होना, एग्जाम्पल के साथ उस वर्क का किसके ऊपर सटायर किया गया, या फिर ये भी है कि वो किस फॉर्म में लिखी गया, ये वर्क किस फॉर्म में लिखा गया है, ये सारी चीज़ें भी इसमें इंक्लूड हैं। ओके, नंबर फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक है फॉर्मल एंड स्ट्रक्चर राइटिंग स्टाइल। राइटर्स एदर टू स्ट्रिक्ट फॉर्म्स एंड रूल्स इन देयर वर्क्स। राइटर बहुत ज़्यादा जोर दे रहे थे और बहुत ही सख्ती से काम ले रहे थे उन रूल्स को, उन फॉर्म को अपने वर्क में दिखाने के लिए, फोकसिंग ऑन पॉलिश्ड लैंग्वेज एंड प्रिसाइज एक्सप्रेशन। वो पूरा जोर दिए हुए थे, अपनी लैंग्वेज को पॉलिश कर रहे थे और अपने एक्सप्रेशन को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत कर रहे थे। तो राइटर्स का पूरी तरीके से जोर क्या था कि सभी फॉर्म्स को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए, रूल्स को फॉलो किया जाए अपने वर्क में और फोकस किया जाए, अपनी लैंग्वेज को पॉलिश करा, उन्होंने बहुत अच्छी लैंग्वेज यूज़ की
और प्रिसाइज एक्सप्रेशन संक्षिप्त रूप में अपने एक्सप्रेशंस को दिखाया। इनके सबसे अब यहाँ पर इस चीज़ को यूज़ करने वाले कौन थे? वो थे सैमुअल जॉनसन। सैमुअल जॉनसन का जो वर्क है डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज शो केसेस मेटिकुलस अटेंशन टू स्ट्रक्चर एंड क्लैरिटी इन इट्स कॉम्पिलेशन। तो क्या कहा जा रहा है? सैमुअल जॉनसन का डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज शो केसेस मेटिकुलस अटेंशन टू स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर पर ध्यान दिया उन्होंने पूरी तरीके से और उसको मेटिकुलस किया, साथ ही उन्होंने क्लैरिटी दिखाई अपने कॉम्पिलेशन में इसको पूरा करने में। तो यही अगर हम देखें तो सैमुअल जॉनसन्स का जो ये वर्क है ये पूरी तरह बेस्ड है फॉर्मल एंड स्ट्रक्चर राइटिंग स्टाइल के ऊपर। तो ये आपको ध्यान देना है कि सैमुअल जॉनसन का जो वर्क है डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज किसके ऊपर बेस्ड है और इसमें किस कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो किया गया है। नंबर 6, डिडैक्टिसिज्म। डिडैक्टिसिज्म देखते हैं। मैनी वर्क्स हैड एन इंस्ट्रक्टिव पर्पज एमिंग टू टीच मॉरल्स और कन्वे फिलोसफिकल इंसाइट्स। बोला जा रहा है बहुत सारे वर्क ऐसे थे जो कि हमें निर्देश देते हैं, यानी इंस्ट्रक्टिव पर्पस से लिखे गए, निर्देश देते हुए लिखे गए और जिसमें हमें सीखने थे मॉरल्स वैल्यूज़। हमारा मतलब जो लक्ष्य था उसमें यही था कि हम ताकि अपने जो अपनी सोसाइटी है उसको मॉरल वैल्यूज़ सिखाने का लक्ष्य था, या फिर फिलोसफिकल इंसाइट यानी कि दार्शनिक रूप से जो समझ होती है उसको बढ़ाने का था। तो बहुत सारे वर्क इसलिए भी लिखे जा रहे थे क्योंकि उनका पर्पस था इंस्ट्रक्टिव पर्पस, एमिंग टू टीच मॉरल्स और कन्वे फिलोसफिकल इंसाइट्स। डिडैक्टिसिज्म, ओके, डिडैक्टिसिज्म में ये आ जाएगी आपकी टर्म्स। नेक्स्ट है कौन थे जो इस तरह के वर्क लिख रहे थे? जोसेफ एडिसन एंड रिचर्ड स्टील्स एसे इन द स्पेक्टेटर ऑफर्ड गाइडेंस ऑन प्रॉपर बिहेवियर एंड द कल्टीवेशन ऑफ वर्च्यू इन सोसाइटी। जोसेफ एडिसन एंड रिचर्ड स्टील्स के जो ऐसे हैं द स्पेक्टेटर ऑफर्ड गाइडेंस ऑन प्रॉपर बिहेवियर एंड द कल्टीवेशन ऑफ वर्च्यू इन सोसाइटी, अंडरस्टूड। तो इनका जो ये वर्क है या ऐसे है द स्पेक्टेटर ऑफर गाइडेंस ऑन प्रॉपर बिहेवियर एंड द कल्टीवेशन ऑफ वर्च्यू इन सोसाइटी, ये पूरी तरीके से बेस्ड है डिडैक्टिसिज्म के ऊपर। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है आपका 7 नंबर, इंपॉर्टेंस ऑफ अर्बन एंड कॉटली लाइफ। पूरी तरीके से अगर हम देखें तो इसमें जो है अर्बन लाइफ की जो मतलब विशेषता है उसको दिखाया गया, उसकी महत्वता को बताया गया, या दरबारी लोगों के जीवन के ऊपर ज़्यादा दिखाया गया है। कॉटली लाइफ उसी को बोला जाता है जो लोग दरबारी या किसी न किसी तरह से गवर्नमेंट से ऐड होते हैं। द थीम्स ऑफन रिवॉल्व अराउंड द लाइव्स ऑफ द अर्बन लाइट, हाईलाइटिंग मैनर्स, इथिक्स एंड सोशल बिहेवियर। इनकी जो थीम होती थी न्यू क्लासिकल एज में, तो इसकी थीम होती थी जो कि घूमती थी हमेशा अर्बन इलाइट के यानी कि अर्बन लाइफ के आसपास, शहरी मतलब जिसको बोलते हैं तो शहरी लाइफ के आसपास, और हाईलाइट किया जाता था उनके तौर तरीकों को, उनके इथिक्स को और उनके सामाजिक बिहेवियर को। इन्हीं सबको फोकस करते हुए वर्क को लिखा जाता था। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर हम देखें कि जिसने अर्बन लाइफ और कॉटली लाइफ पे ज़्यादा फोकस किया तो वो थे विलियम कॉन्ग्रीव्स। विलियम कॉन्ग्रीव्स का जो प्ले है द वे ऑफ द वर्ल्ड पोर्ट्रेज द इंट्रिग्स एंड सोफिस्टिकेशन ऑफ अपर क्लास सोसाइटी। ओके, अंडरस्टूड। आप बहुत अच्छे समझ गए होंगे क्या बोला जा रहा है कि विलियम कॉन्ग्रीव के प्ले द वे ऑफ द वर्ल्ड पूरी तरह चित्रित करता है और एकाग्रित करते हुए हमें दिखाता है उस सोफिस्टिकेशन ऑफ अपर क्लास सोसाइटी को जिसकी हमने अभी बात की कि अर्बन लाइफ और कॉटली लाइफ पर ज़्यादा इम्पोर्टेंस या ज़्यादा उसको महत्वता दी जा रही थी न्यू क्लासिकल एज में। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 8, एब्सेंस ऑफ पर्सनल इमोशंस। मतलब पर्सनल इमोशंस की अनुपस्थिति देखने को मिली न्यू क्लासिकल एज में। लोग अपने पर्सनल व्यूज़ नहीं रख रहे थे ज़्यादा, ना ही अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर के बात करते थे, ना ही अपनी पर्सनल लाइफ से लेकर के किसी भी वर्क को वो क्रिएट करते थे। अनलाइक रोमांटिक लिटरेचर, पर्सनल इमोशंस एंड सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस वर de-emphasized in favor of universal themes and shared values। समझ रहे हैं कि अनलाइक रोमांटिक लिटरेचर, इस तरह अगर हम देखें तो रोमांटिक लिटरेचर थोड़ा सा मतलब यहाँ पर गायब था, जो नहीं था, और पर्सनल इमोशन सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस डी एम्फेसाइज थे। बहुत ज़्यादा जोर इनको पर नहीं दिया जा रहा था पर्सनल इमोशंस पर या किसी भी ऐसे एक्सपीरियंसेस पर जो कि इंसान का पर्सनल एक्सपीरियंस हो फिर उसके ऊपर वो लिख रहा हो। तो पर्सनली यहाँ पे कुछ नहीं लिखा जा रहा था, या वो चाहे ऑथर के अपने एक्सपीरियंस रहे हों, चाहे उसका अपना रोमांटिक लिटरेचर रहा हो, या उसकी कोई अपनी रोमांटिक स्टोरी रही हो, तो इस तरह का तो कुछ था ही नहीं न्यू क्लासिकल एज में। हाँ, कुछ ऐसे इश्यूज उठाए जा रहे थे जो कि यूनिवर्सल थे।
तो फेवर ऑफ यूनिवर्सल थीम्स, तो वो फेवर कर रहे थे यूनिवर्सल थीम्स का और उन्हीं की वैल्यूज़ को वो शेयर भी कर रहे थे। मतलब उन्होंने जो मुद्दे उठाए वो यूनिवर्सल उठाए, जैसे मनुष्य और जैसे कि ह्यूमन बीइंग और गॉड की कन्वी कन्वी उसको कम्युनिकेशन को दिखाया कि वो किस तरह आपस में एक दूसरे को मैसेज कन्वे कर रहे हैं, गॉड जो है वो ह्यूमन बीइंग को और ह्यूमन बीइंग जो है वो गॉड को। तो इस तरह के जो इश्यूज थे उनको उठाया गया, यूनिवर्सल थीम्स लिखी गई और वैल्यूज़ को शेयर किया गया। ठीक है, लेकिन कोई रोमांटिक लिटरेचर या पर्सनल इमोशंस या सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस इनके ऊपर बिल्कुल फोकस ना करते हुए इस तरह की कोई किसी भी वर्क को नहीं लिखा गया उन दिनों। इसमें है अब आपका एग्जाम्पल, द वर्क ऑफ ड्राइडेन एंड पोप प्रायोरिटीज सोशल कमेंट्री ओवर पर्सनल इंट्रोस्पेक्शन। यानी ड्राइडेंट का जो वर्क है और पॉप का जो प्रायोरिटीज़ थी, ड्राइडेंट का वर्क और पॉप की प्रायोरिटीज़ पूरी तरीके से सोशल कमेंट्री के ऊपर थी, सामाजिकता के ऊपर है। पर्सनल इंट्रोस्पेक्शन, हाँ ये ज़रूर था कि उसने उनके ऊपर जो अपनी खुद की व्यक्तिगत राय थी, जो उसका खुद का इंट्रोस्पेक्शन था, उसको ज़रूर दिखाया कि वो सोशल कमेंट्री जैसे वो कर रहे हैं, समाज के किसी इशू को लेकर के उन्होंने कमेंट्स किया, समाज के किसी मतलब बहुत ही एक होता है ना कि फेमस कोई प्रॉब्लम है उसको लेकर के उन्होंने कमेंट्री तैयार की अपनी पोएम के थ्रू, लेकिन उसमें उन्होंने अपने पर्सनल इंट्रोस्पेक्शन को ज़रूर डाला कि वो क्या समझ रखते हैं या वो उसके बारे में क्या सोचते हैं। अदरवाइज़ उनका अपना खुद का पर्सनल कोई एक्सपीरियंस या पर्सनल कोई इमोशंस उससे ऐड नहीं था। चलिए लास्ट देखते हैं कंक्लूजन। The new classical age reflects a time of intellectual refinement where art and literature are there two rules and sought to instruct, entertain, and reflect social values. Its influence is evident in enduring appeal of clarity, wit, and rationality in literature. कंक्लूजन बोल रहा है आपसे कि न्यू क्लासिकल एज पूरी तरीके से उस समय के टाइम को रिफ्लेक्ट करते हुए दिखाई देती है जिसमें इंटेलेक्चुअलिटी थी, उस समय की कला थी लिटरेचर को लिखने की, रूल थे कुछ और कुछ इंस्ट्रक्शन विशेषताएं भी थी कि इंस्ट्रक्शन समाज को देना, एंटरटेन करना यानी कि मनोरंजन भी था, रिफ्लेक्ट सोशल वैल्यूज़ भी थे। तो कुल मिला के ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये सारी चीज़ें क्या कर रही थी उस टाइम के लिटरेचर को रिफ्लेक्ट कर रही थी, जिसमें कि इंटेलेक्चुअल आ जाएगा, आर्ट ऑफ लिटरेचर आ जाएगा, रूल्स एंड सॉर्ट टू इंस्ट्रक्ट आएगा, एंटरटेन आएगा, रिफ्लेक्ट सोशल वैल्यूज़ आएंगी। तो ये सारी चीज़ें न्यू क्लासिकल एज को रिफ्लेक्ट कर रही थी। इट्स इन्फ्लुएंस इज एविडेंट इन द एंड्यूरिंग अपील ऑफ क्लैरिटी, विट एंड रैशनैलिटी इन लिटरेचर, जिसका प्रभाव उस समय पर हमें देखने को मिल रहा था कि किस तरह से बात जब की जा रही थी समाज से या सोशल इश्यूज के ऊपर तो क्या हो रहा था, इंड्यूरिंग अपील ऑफ क्लैरिटी, एकदम स्पष्ट रूप से अपील की जा रही थी जो कि सामने से दिख रहा था, विट एंड रैशनैलिटी लिटरेचर में यूज़ किया जा रहा था। ठीक है, तो उस टाइम का लिटरेचर बहुत ज़्यादा प्रभावित था इन सारे टर्म्स से, और ये सारी टर्म्स आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। और जो बच्चे घर पे बैठे हैं, मान लीजिए क्लास में नहीं आ सकते हैं, क्लास में आकर के वो नहीं पढ़ सकते, डेली क्लास नहीं कर सकते, तो उनके लिए तो इस तरह की वीडियो ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वो सिर्फ ये वीडियो देखें, अपने नोट्स बनाएं और तैयारी करें। ओके, और अगर आप अपने किसी फ्रेंड को या किसी को ऐसे बच्चे को जानते हैं जो कि मैं इंग्लिश से कर रहा है लेकिन वो सेल्फ स्टडी कर रहा है या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, तो आप उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए ताकि वो भी अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर सके। चलिए हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। अब इतनी सर्दी है, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। ओके, बाय बाय।